गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी और आपका जो फेस्टिवल का सेलिब्रेशन है सारी चीजें अच्छे तरीके से चल रही होंगी। जैसा आप जानते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस है, इसको हम कंडक्ट करते हैं डेली सुबह 9 बजे। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे प्रमुख कुछ आर्टिकल्स हैं उनके बारे में हम बात कर लें, सो दैट हमारी जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे। तो जैसा आप जानते हैं कि जो हमारी एनालिसिस है उसको शुरू करने से पहले हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव कोट के साथ होनी चाहिए। तो ऐसा ही एक पॉजिटिव कोट आपके सामने आज है। देखेंगे क्या बोला गया है हमारे आज के कोट में। तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ये कोट है। इनके द्वारा बोला गया है कि जब तक गरीब व्यक्ति समाज का अंग नहीं बनेगा तब तक सच्चा लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा। यानी इनके द्वारा एक समावेशी जो समाज है उसकी स्थापना की बात करी गई है। इनके द्वारा यह बोला गया है कि हर वर्ग का व्यक्ति, हर जाति का व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति जो है हर जो मुख्य धारा है उसका हिस्सा होना चाहिए। तभी जो हमारा डेमोक्रेसी का जो मूल भाव है, उसकी जो मूल स्पिरिट है उसको हम देख सकते हैं, वो तभी लागू करी जा सकती है। ये विचार इनके द्वारा बोला गया है। आगे बढ़ेंगे, हमारे जो कुछ आर्टिकल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। कुछ जो छोटे आर्टिकल्स हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर उससे पहले जो दिवाली के ऑफर्स हैं, अनअकैडमी के द्वारा जो ऑफर चल रहे हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली अनअकैडमी का जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर आप ऐप डाउनलोड करने पे आपको जो स्पिन द व्हील का ऑप्शन मिलता है, जब आप इस पहिए को घुमाते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ गिफ्ट हैं वो जीतने का जो मौका वो मिल सकता है। जैसे आईफोन रहा, स्मार्ट वॉच रहा, मैकबुक रहा, ये आप जीत सकते हैं जो पहिया घुमा के, जो भी आपकी किस्मत के अनुसार। जो सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल है वो आर्टिकल है इंडिया श्रीलंका का जो रिलेशन है उससे संबंधित है, जीएस पेपर 2। लेकिन इंडिया श्रीलंका में भी जो स्पेशली हमारी जो मछुआरों की समस्याएं हैं, जो फिशरमैन होते हैं, ये बेसिकली मैं अभी आपको ज्योग्राफी भी दिखाऊंगा श्रीलंका और इंडिया में डिस्प्यूट कहाँ कौन सी जगह होता है। तो हमें देखने को मिलेगा कि जो इंडिया के जो मछुआरे हैं जो तमिलनाडु के तट पे, या फिर हम देखेंगे नीचे पाक बे में, पाक की खाड़ी है, जो वहां से जब वो अपने जो समुद्री क्षेत्र है वो मछली पकड़ने जाते हैं तो वो गलती से भूलवश वो श्रीलंका की टेरिटरी में चले जाते हैं और श्रीलंकन नेवी के द्वारा उनके साथ में उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, उनकी बोट को जब्त कर लिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, मारपीट करी जाती है, फोर्सेस का यूज करा जाता है। ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। उसके साथ अरेस्ट करके उनको श्रीलंका की जेल में डाल दिया जाता है। और हम ये देखेंगे कि समय समय पर ये मांग उठती रहती है कि बहुत सारे जो मछुआरे भारत के वो श्रीलंका के अंदर बंद हैं जेल में, वाकई में उनको रिहाई की मांग जो है वो उठती रहती है। और अगेन हमारी जो कुछ मीटिंग्स है यहाँ पर भी हमें ये चीज देखने को मिलेंगी। तो ये हमारा बैकग्राउंड पूरा, और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस आर्टिकल में बोले जाने की कोशिश करी गई है। तो चलिए देखेंगे। बेसिकली भारत ने श्रीलंका के साथ जो मछुआरों के मुद्दे हैं इन पर शीघ्र बैठक की मांग अभी हाल में करी गई है। ये हमारा टाइटल है आर्टिकल का। भारत ने दोनों देशों के जो मछुआरे के संगठन हैं इनकी एक शीघ्र बैठक की मांग को दोहराया ताकि दोनों देशों को जो मछली पकड़ने वाले जो समुदाय हैं इनसे संबंधित जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को कंसीडर किया जा सके। अब ये मीटिंग किसकी बात करी जा रही है, शुरुआत कैसे होती है इस मीटिंग की, क्या समझौता था श्रीलंका के साथ में, डिटेल से अगर हम इसी इश्यू को एक को कंसीडर कर रहे हैं तो मछुआरों वाला जो इश्यू है उसको अच्छे से समझने की हम कोशिश करेंगे। देखो, अगर हम बात करें तो अभी हाल में जो कोलंबो में भारत और श्रीलंका का जो संयुक्त कार्य समूह है, ध्यान रखेंगे इसी संयुक्त कार्य समूह की जो 6ठी बैठक है कोलंबो में हुई है। और उसी बैठक में ये जो मांग है, जो मांग उठाई गई है, और ये इस समूह की जो बैठक है वो पिछली जो बैठक हुई थी मार्च 2022 में हुई थी, लेकिन ये वर्चुअल हुई थी, यानी कि ऑनलाइन मीटिंग हुई थी। और अभी ये कोलंबो में हुई है ये मीटिंग। तो इसका मतलब ये है, अगेन इसमें जो मांग है ये उठाई गई है कि जो मछुआरों की समस्याएं हैं इन समस्याओं को कंसीडर किया जाना चाहिए। उसके साथ हम बात करेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे भारतीय मछुआरे जब फिशरीज के लिए जाते हैं, मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, तो वो भूलवश श्रीलंका की टेरिटरी में चले जाते हैं और वहां पर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और वहां की जेल में डाल दिया जाता है। तो वहां हम देखेंगे कि जो कुछ मछुआरे हैं इनको तमिलनाडु का जो पाक खाड़ी है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम पाक खाड़ी, इस पाक खाड़ी से सटे जो जिले हैं वहां से हमें वो देखने को मिलते हैं। अब आप एक बार ज्योग्राफी देख लीजिए कि ज्योग्राफिकल समस्या क्या आती है। तो आप देखो, अगर ज्योग्राफी में देखेंगे तो पहले आप यहां पर श्रीलंका की जो यहां पर इसका जो प्लेस है वो देखने की कोशिश कीजिए। यहां पर आप देखेंगे, यहां पे है गल्फ ऑफ मन्नार और यहां है पाक की खाड़ी। ये वाला जो एरिया है ये है पाक की खाड़ी, ये रामेश्वरम। तो यहां से बेसिकली आप ये रेड देखेंगे तो यहां पर आप ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि ये है हमारा जो सीमा है, जो टेरिटरी है ये बनी हुई है। लेकिन जब हमारे जो मछुआरे यहां पर जो जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, तो भूलवश वो ये जो यहाँ पर ये जो हमारी बाउंड्री है, इस बाउंड्री को क्रॉस करके श्रीलंका के एरिया में चले जाते हैं और श्रीलंकन जो नेवी है उसके द्वारा बल का प्रयोग किया जाता है। उनके साथ उनकी नाव को जब्त कर लेना, उनके साथ मारपीट करना, नाव को क्षत विक्षत कर लेना और अरेस्ट करके उनको जेल में डाल देना और पूरी तरह से उनकी जो बोट्स हैं उनको भी सीज कर लिया जाता है। तो ये है पूरा यहाँ पे इशू, ठीक है। ये यहाँ पर अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर ये जो लाइन है, ये जो बाउंड्री है, कब निर्धारित करी गई, कौन सा समझौता हुआ था, और क्रोनोलॉजिकली देखेंगे कि बढ़ते हुए
हुए टाइम पे कैसे चीजें आगे इवॉल्व हुई हैं, कैसे चीजें आगे बढ़ी हैं, इस चीज को हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो तमिलनाडु के जो सीएम है स्टालिन साहब, उनके द्वारा ये बोला गया है कि 2024 में सीमा पार करने की ऐसी 30 घटनाएं हमें देखने को मिली है इसी साल में। यानी कि जो भारतीय मछुआरे हैं उनके द्वारा गलती से या फिर भूलवश ऐसी जो 30 ऐसी घटना हुई है जो कि उनके द्वारा ऐसी जो बाउंड्री है उसको क्रॉस करा गया है। 27 अक्टूबर 2024 तक का डेटा हमारे पास है। 140 मछुआरे और 200 मछली पकड़ने की नौकाएं वो श्रीलंका की हिरासत में है। यानी कि अभी भी हमारे 140 मछुआरे श्रीलंका के पास हैं और 200 मछली पकड़ने वाली जो बोट्स हैं वो उन लोगों के पास है, उन्होंने जब्त करके रखी हुई हैं क्योंकि ये भूलवश जो है बाउंड्री क्रॉस करके चले गए थे। तो जो संयुक्त कार्य समूह की बैठक में भारत ने बल के प्रयोग ना करने की भी अपील करी थी। जैसे यहाँ इनके द्वारा एक जो पॉइंट है उस पर भी जोड़ दिया जाएगा कि मान लीजिए भूलवश अगर जाते हैं, भूलवश अगर जो सीमा पार कर लेते हैं ये जो मछुआरे लोग हैं, तो इनके साथ में जो बल का प्रयोग है ये बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। बिकॉज हम देखते हैं कि वो एक मानवीय मुद्दा है, उसको भी जोड़ा जाता है कि जो मछली पकड़ने के लिए वो जाते हैं, अपने रोजगार के लिए, अपने आजीविका के लिए वहां पर जाते हैं, तो उनके साथ में ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। इंडिया के द्वारा ये अपील करी गई श्रीलंका की सरकार के। अब हम बात करें भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं को जल्द से जल्द भी रिहा करने की मांग है जो इंडियन गवर्नमेंट है उस इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा करी गई है। अब दोनों पक्षों में जो भारत और श्रीलंका है दोनों ने इस बात पर सहमति व्यक्त करी है कि जो भी मछुआरों के मुद्दे हैं इनको मानवीय दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन तरीके से देखा जाना चाहिए हमें, और सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि ये जीविका से संबंधित मुद्दा है। यानी कि मछली पकड़ने के लिए अगर कोई वहां पर जाता है तो सीधी सी बात है उनके आजीवन का, उनके जीवन चलाने का, उनको परिवार को पालने का सवाल पैदा है। इसलिए थोड़ा सा जो मानवीय पक्ष है इसमें थोड़ी नरमी बरती जानी चाहिए। बेसिकली ये वाली बात, ये सहमति अभी हमें देखने को मिली है। हम यहां पर बात करेंगे तो 1974 का टाइम होता है, इंडिया और श्रीलंका के द्वारा एक समझौता होता है और उस समझौते पर जो है साइन करे गए थे। और ये जो है हमें ये जो समस्या है उस टाइम पर यहां से उत्पन्न हमें देखने को मिलती है कि किस तरह से क्या समझौता हुआ था, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। हम देखेंगे 1976 का टाइम होता है, 1976 का, और इंडिया और श्रीलंका दोनों देशों के बीच में कुछ जो दस्तावेज हैं उन दस्तावेजों का आदान प्रदान हुआ था और भारत श्रीलंका दोनों के एक दूसरे के जो क्षेत्र में, दोनों एक दूसरे की टेरिटरी में ये समझौता होता है कि चलो भाई हम दोनों एक दूसरे की टेरिटरी में मछली नहीं पकड़ेंगे, आप हमारे क्षेत्र में मत आइए, हम आपके क्षेत्र में नहीं आएंगे। ये ऑफिशियली समझौता तो हो गया दोस्तों, लेकिन इसको प्रैक्टिकल वे में निभाया नहीं जा सका। क्यों? क्योंकि जो समुद्र में जो मछली पकड़ने वाले हैं वो कई बार बाउंड्रीज को भूल जाते हैं, चले जाते हैं उनके एरिया में, तो इस एरिया में जो मछली पकड़ने वाले जो मछुआरे हैं उनको नहीं रोका जा सका। ये चीज यहां पर बोलने की कोशिश करी गई है। 1974 और 1976 के बीच में दोनों देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, उसका निर्धारण IMB, इसका सीमांकन करने के लिए जो संधियां हैं वो संधियां हुई थी। ये आप यहां पर देख सकते हैं, ये जो संधि है ये साइन हो गई थी। और जैसा कि यहां पर ये हो गया था कि ठीक है हम एक दूसरे के जो क्षेत्र में मछली पालन नहीं करेंगे, हम अपने क्षेत्र में काम करेंगे। ये जो संधियां हैं वो अंतरराष्ट्रीय फिशिंग और शिपिंग पर प्रतिबंध लगाया गया था। यानी कि ये जब समझौता होता है बाउंड्री का, तो इस समझौते में सीधे सीधे बोला गया था कि ना तो इंटरनेशनल फिशिंग होगी, ना ही यहाँ पर जो शिप्स वगैरह हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। ये अपनी अपनी टेरिटरी का जो है संप्रभुता का यहाँ पर बात करी गई। लेकिन जैसा मैंने बताया कि लेकिन फिर भी ये जो मछुआरे हैं जो मछली पकड़ने के लिए चले जाते हैं उनको नहीं रोका जा सका, उनकी एक्टिविटीज कंटिन्यूसली रही। इस टाइम पे हम ये भी देखेंगे कि कई सारी चीजें हमें ऐसी घटनाएं भी देखने को मिले हैं कि जो हमारे भारतीय मछुआरे हैं, भारतीय मछुआरे कई बार क्या है श्रीलंका की जो नेवी है उसके द्वारा हमें ऐसी एक्टिविटीज भी देखने को मिली हैं कि अगर भारतीय मछुआरे अपने क्षेत्र में भी जा रहे हैं मछली पकड़ने के लिए तो भी श्रीलंकन नेवी के द्वारा जो है उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनके साथ में टॉर्चर, उनके साथ में उनकी नौकाओं को जब्त कर लेना, उनको अरेस्ट कर लेना, ये सारी चीजें करी जाती हैं। 2016 में मत्स्य पालन पर एक संयुक्त कार्य समूह JWG है, इसके गठन पर सहमति व्यक्त करी गई थी और इसके माध्यम से ये कोशिश करी गई थी कि जो मछली पकड़ने की या फिर जो मछुआरों की समस्याएं हैं उन समस्याओं को कंसीडर किया जाए और उन्हीं प्रॉब्लम पे, यानी इसकी बैठक होती रहती है। अभी देखा था हमने कि 2022 में जो बैठक हुई थी वो वर्चुअली हुई थी और अभी की जो बैठक हुई है वो कोलंबो यानी कि श्रीलंका में हुई है वहां पे, और जो मछुआरों की समस्याएं हैं उन मछुआरों की समस्याओं को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने की, उनके बारे में उनको रिहा करने की, उनकी बोट को रिहा करने की, ये सारी जो मांग है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा शांतिपूर्वक समझौते को हल करने की जो बातें हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा करी गई हैं। ये था हमारा पूरा मामला, जो हमारा आर्टिकल था ये हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। चलिए अगले आर्टिकल की ओर मूव करेंगे। अगला आर्टिकल है हमारा बेसिकली हमारा एक लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। देखो जब भी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की बात आती है, आपने एक एयरक्राफ्ट का नाम सुना होगा, तेजस। लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तभी से बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए हैं, लेकिन यहां पर हम कुछ जो अलग डील है, एक डील है, उस डील के बारे में बात करने वाले हैं। क्या है ये डील,
क्या है इस डील में उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। बेसिकली ये एक डील बहुत इंपॉर्टेंट डील है और ये जो पूरा मुद्दा है वो भी जरूरी है, क्योंकि हमारी जो फॉरेन रिलेशन है, हमारे जो विदेश संबंध है, वो हमारे इससे इंपैक्टेड हो रहे हैं, वो हमारे इससे प्रभावित हो रहे हैं। जैसे ये जो डील थी हमारी यूएस के साथ हुई थी, पूरी डील के बारे में आपको बताऊंगा अभी का क्या मुद्दा है। लेकिन जो यूएस से जो हमारी डील हुई थी, तो जो हमारी ऐसे लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट हैं, इनके जो इंजन्स हैं वो हमें यूएस की कंपनी से लेने थे, खरीदने थे। लेकिन उस कंपनी के द्वारा उन इंजन्स को डिलीवर करने में जो देरी हुई है, तो उस देरी के परिणाम स्वरूप जो चीजें समझौते में लिखी गई थी, उस समझौते के अनुसार ही की जो पेनल्टी का प्रावधान था इंडियन सरकार के द्वारा, वो पेनल्टी लगाई गई थी। लेकिन यूएस के द्वारा फिर अन्य लोगों के द्वारा ये चीज बोली गई, या फिर ये मुद्दा उठ के आया कि ये जो पेनल्टी लगाने वाली चीजें हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, ये इस वजह से सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये चीज बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर कर दी गई कि जो पेनल्टी लगाई जा रही है ये एकदम समझौते का ही भाग है, ये कोई किसी प्रकार का राजनीतिक या फिर कूटनीतिक मामला नहीं है। फिर हम देखेंगे कि मीटिंग्स होती हैं, बात होती है, विमर्श होते हैं, विचार विमर्श होते हैं और फाइनली इस चीज पर सहमति बनती है कंपनी के द्वारा, जो यूएस की कंपनी है, जो ये इंजन्स को डिलीवर करने वाली थी, कि हम सही समय पर और बहुत जल्दी जो हमारे इंजन्स होंगे उनको हम डिलीवर करने वाले हैं, ये चीज इनके द्वारा बोली गई। तो यहाँ पर ये न्यूज है हमारी जनरल इलेक्ट्रिक, ये जो जनरल इलेक्ट्रिक है ना, यही इस कंपनी का नाम है, यूएस बेस्ड ये कंपनी है। और यहाँ पर बोला गया कि डिलीवर इंजन्स फॉर लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट बाय मार्च और अप्रैल, इंडिया इन्वोक्स पेनल्टी क्लॉजेस, ये चीज यहाँ पर इनके द्वारा बोली गई। तो जो पेनल्टी है, जो ये इंजन्स को ये लेके आने वाले थे, जिन इंजन्स को ये डिलीवर करने वाले थे, यूएस बेस्ड जो कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक है, इसके ऊपर ही जो पूरा मामला है। हम हालांकि जो पूरी डील है उस डील की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये सारी चीजें आर्टिकल में दी गई हैं, मुद्दा इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट MK-1A, MK-1A के बारे में बात करी जा रही है। तो ये बेसिकली एडवांस मॉडल है जो MK-1 है। MK-1 था हमारा जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट था, उसका एडवांस मॉडल है MK-1A। तो इसी MK-1A को पावरफुल बनाने के लिए जो F404 जो हमारा जेट इंजन था, इस जेट इंजन को यूएस बेस्ड जो कंपनी थी, उस कंपनी का नाम जनरल इलेक्ट्रिक, मैंने आपको बताया। ये जो जनरल इलेक्ट्रिक जो कंपनी थी, ये मार्च या मार्च या अप्रैल 2025 तक ये जो इंजन है, इन इंजनों की आपूर्ति कर सकता है, ये इनके द्वारा बोला गया है। हालांकि ये जो डिलीवरी हो रही है, ये डिलीवरी ऑलमोस्ट हम बात करेंगे तो ये डिलीवरी 2 साल लेट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे 2 साल लेट है। और 2 साल लेट है इसी वजह से इसके ऊपर जो ये जो हमारा समझौता था, जो एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट में ये प्रावधान था कि अगर डिलीवरी लेट होती है फिर आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। और इसी समझौते के अनुरूप जो पेनल्टी है वो हमें देखने को मिली है। यही चीज यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर विलंबित आपूर्ति हो रही है तो उसके लिए जो पेनल्टी के प्रावधान है इनको एक्टिव कर दिया गया है, ठीक है। ये जो समझौता है जनरल इलेक्ट्रिक यानी कि जो कंपनी थी और हमारे भारत में रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की जो इकाई थी हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड, HAL, आपने नाम सुना होगा, बार बार हमारे ऐसे कई सारे जो प्रोजेक्ट है उनमें इन्वॉल्व रहती है। तो HAL के बीच में ये जो समझौता है, ये जो एग्रीमेंट है, ये हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हम देखेंगे फरवरी 2021 में, यहाँ पर अगर हम बात करें तो रक्षा मंत्रालय ने ये जो समझौता है वो हुआ था, रक्षा मंत्रालय को समझौता हुआ था HAL के साथ में। और ये समझौता हुआ था कि ये 48,000 करोड़ का जो पूरा डील हुआ था, ये डील करा गया था। इस डील में 83 LCA MK-1A जो विमान थे, इनकी आपूर्ति की जो डील है वो करी गई थी। यानी इनका नंबर ध्यान रखेंगे आप, 83 लाइट कॉम्बैक्ट जो एयरक्राफ्ट हैं, इनको लेना था, ठीक है। और ये एयरक्राफ्ट का नाम क्या था, MK-1A। इन विमानों को लेना था और इनके लिए इंजन कहां से आने वाले थे, जनरल इलेक्ट्रिक जो कंपनी है वो इनको इंजन देने वाली थी। वर्तमान में LCA MK-1 है, इससे अधिक सक्षम है, यानी कि इसकी जो पुरानी पिछली पीढ़ी है उसके बारे में बात करें तो MK-1, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं ये LK-1A है, ठीक है, MK-1A। ये ज्यादा एडवांस है, ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा फीचर्स हैं इसमें जो पुराना है उसके कंपैरिजन में। अगस्त 2021 में HAL ने GE एविएशन के साथ में ये $716 मिलियन की एक डील क्रैक करी और इस डील के तहत में इसमें जो समझौता करा गया तो इसमें जो हमारे 99 F404 जो विमान इंजन है इनको और जो सहायक सेवाएं हैं उनके प्रावधान इस डील में करा गया। यानी कि इनका जो इंजन था वो इस जो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी थी वहां से ये जो इंजन आने वाले थे और इसी में देरी हुई है और उसी के परिणाम स्वरूप जो पेनल्टीज हैं वो लगाई गई हैं। फरवरी 2024 में होता है कि भारतीय वायुसेना, हमारी इंडियन फोर्स, उसको 3 विमान जो है वो डिलीवर कर दिए गए थे। ये इनकी डील हुई थी। उसके बाद प्रत्येक वर्ष ऐसी जो डील ये होनी थी कि अगर हम बात करेंगे इसमें तो डील में 2024 वाले टाइम पे ये जो डील होगी इस टाइम पे इतने जो 3 हैं वो उनकी डिलीवरी कर दी जाएगी। लेकिन हर साल उसके बाद जो 16 हमारे एयरक्राफ्ट हैं उन 16 एयरक्राफ्ट को 5 सालों तक इनकी जो डिलीवरी है वो 5 सालों तक आगे फर्दर इनकी जो डिलीवरी है वो करती जाएगी। भारत और अमेरिका द्वारा हाल ही में संपन्न करी गई जो सुरक्षा आपूर्ति
व्यवस्था जिसे हम सोसा बोलते हैं, ये इस प्रकार के सहयोग को सक्षम बनाती है। यानी कि जो भी हमारी डिफेंस ऐसी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं या फिर जो ऐसी डिलीवरीज होनी है, उन सारी डिलीवरीज को पॉसिबल बनाता है हमारा ये जो सोसा समझौता है, जो कि इंडिया और यूएस के बीच में ऑलरेडी हुआ है। तो ये हमने बात करी क्या थी डील, क्या थी सारी डिटेल्स उसके बारे में, और जो हमने देखने की कोशिश करी कि करंट के साथ में इस डील का जो स्टैटिक वाला पार्ट था उसको भी हम कनेक्ट करने की, उसको भी हम जानने की कोशिश करें। तो 83 MK-1A ये जो विमान है, इसके ऑर्डर के अतिरिक्त, ये जो इनके ऑर्डर के अलावा हम देखेंगे तो जो रक्षा मंत्रालय है 97 और MK-1A जो विमान थे, इनकी खरीद को मंजूरी दी गई है। इनकी भी खरीद की जो डील है वो क्रैक हुई है। उसके बाद भी हम बात करेंगे तो टोटल 180 MK-1A जो विमान हैं, जो हमारे ऐसे एयरक्राफ्ट्स हैं, वो उनके 220 विमानों की जो योजना है, MK-1 जो वेरिएंट है, इसके 220 जो एयरक्राफ्ट हैं, इनको लेने की हमारी योजना है। और 180 MK-1A का जो संयुक्त अनुमानित जो लागत है, यानी कि इस पूरी डील की अगर हम कॉस्ट की बात करें, पूरी लागत के बारे में बात करें, तो लगभग 1.15 लाख करोड़ रुपए ये इसकी जो लागत है वो लागत हमें देखने को मिलती है। तो ये थी हमारी पूरी डील, क्या था पूरा मामला, क्या थी पूरी कंट्रोवर्सी, सारी चीजें हमने जानने की कोशिश करी। ये था हमारा पूरा आर्टिकल। होपफुली आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हमारा जो अगला आर्टिकल है, इस अगले आर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली इस आर्टिकल में जो छोटा सा आर्टिकल है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो तो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन के अलावा जो इससे जुड़ा कुछ स्टैटिक पोर्शन होगा, ये एक आयोग के बारे में, एक अथॉरिटी के बारे में यहाँ पर बात करी जाएगी। उस अथॉरिटी के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहा गया है इस अथॉरिटी में वो देख लेते हैं। तो NPPA इस अथॉरिटी का नाम है। इसने जो एंटी कैंसर जो दवाएं हैं, एंटी कैंसर जो मेडिसिन हैं, यानी कि कैंसर का इलाज करने वाली जो दवाइयां हैं, उन दवाइयों के ट्रीटमेंट में उनका जो प्राइसेस है, उनके प्राइसेस को कम करने के बारे में बात इसके द्वारा करी गई है। ऐसे कुछ निर्देश हैं वो जारी करे गए हैं। अब अगर ऐसे निर्देश जारी करे गए हैं तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के द्वारा अपने जो बजट में गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट थी, गवर्नमेंट की जो प्रतिबद्धता थी कि जो कैंसर की दवाइयां हैं उनका प्राइस हम कम करेंगे, उनकी वैल्यू को हम डाउन करेंगे, उसी के अनुरूप ये जो हमारा आदेश है इसका, इस जो अथॉरिटी का, इस आदेश को जारी करा गया है। क्या है सारी चीजें, पहले तो हम न्यूज के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ये जो NPPA है क्या है ये अथॉरिटी, इसके बारे में, फिर इसके बारे में हम जान लेंगे। क्योंकि अगर ये चर्चा में है और ये बार बार चर्चाओं में बना रहता है, क्योंकि दवाइयों का जो प्राइस है उस दवाइयों के प्राइस को ये रेगुलेट करता है। NPPA ने एंटी कैंसर दवाएं हैं, इनकी कीमतों में कटौती की मांग करी गई है कि जो कैंसर को इलाज करने वाली दवाइयां हैं उनकी वैल्यू है, उनके जो प्राइसेस हैं उनको कम करा जाए। और ये NPPA की फुल फॉर्म क्या है ये आपके लिए जानना जरूरी है। तो ये है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, NPPA इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं। ठीक है, आगे अगर हम देखेंगे तो बेसिकली 3 ऐसी कैंसर की दवाइयां हैं, एंटी कैंसर दवाइयां जिनको हम बोलते हैं, जिनकी वैल्यू को गिराने की मांग करी गई, यानी कि इनके प्राइसेस को गिराने की मांग करी गई है। ये दवाइयां हैं, बहुत हार्ड दवाइयां हैं, मैं इनका नाम नहीं लूंगा, पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, 1, 2, 3 ये तीनों दवाइयां हैं। इनके जो मैक्सिमम जो खुदरा प्राइसेस हैं, इनमें कमी करने का जो निर्देश है वो कमी करने का निर्देश यहाँ पे दिया गया है। ये जो निर्देश है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट था बजट का, कि हम जो कैंसर की दवाइयां हैं, जो हमारा 24-25 का भी जो रिसेंट बजट आया था, वहां पे गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया था कि जो हमारी कैंसर की दवाइयां हैं उनके जो प्राइसेस हैं उनमें कमी करेंगे, और उसी घोषणा के अनुरूप ये जो आदेश है वो हमें देखने को मिलता है। वित्त मंत्रालय के बारे में बात करें तो वित्त मंत्रालय का जो राजस्व विभाग है उसने हाल ही में एक अधिसूचना जारी करके इन 3 दवाओं पर कस्टम शुल्क जो था उस कस्टम शुल्क को पूरी तरह से 0 कर दिया। इस वजह से इसकी जो कीमत है तो डेफिनेटली वो कीमतों में कमी हमें देखने को मिल जाएगी। ये वाली चीज थी हमारी पूरी। उसके अलावा अब ये तो जो पूरी न्यूज थी, क्या थी न्यूज, क्या मतलब NPPA ने क्या बोला है, कैसे गवर्नमेंट का जो बजट था उससे लिंकेज हमें देखने को मिल रहा है, गवर्नमेंट के जो बजट में जो घोषणा थी उसके बारे में। अब हम देख लेते हैं NPPA के बारे में, जो अथॉरिटी है हमारी, इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। क्योंकि अगर ये अथॉरिटी चर्चा में है, हालांकि ये आर्टिकल में नहीं दिया गया है, बट ये हमारे जानना जरूरी है, बिकॉज अगर ये चर्चा में है तो क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे फ्रेम हो सकते हैं। तो अगर हम देखो इसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करेंगे तो 1997 में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। हालांकि अभी अगर हम देखेंगे तो ये एक स्वायत्त यानी कि ऑटोनोमस बॉडी के रूप में हम देख सकते हैं इसको। लेकिन अगर इसके गठन के बारे में बात करेंगे तो रसायन एवं जो उर्वरक मंत्रालय है, इसका जो फार्मास्यूटिकल विभाग है, इसके तहत में एक संबद्ध कार्यालय है। ध्यान रखेंगे, संबद्ध कार्यालय है। विभाग भी देख लो एक बार और मिनिस्ट्री भी देख लो, क्योंकि मिनिस्ट्री और विभाग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे रिलेवेंट अथॉरिटी कमीशंस जो होते हैं उनके लिए हमें इन चीजों को जानना जरूरी है। अब ये काम क्या करता है NPPA, ये चर्चा में है तो सीधी सी बात है, अभी जो उसने आदेश दिया है उससे तो आपको आइडिया होगा ही। उसके अलावा और हम जान लेते हैं कि ये काम क्या करता है। तो ये औषधीय दवाई के जो मूल्य नियंत्रण है, इनके आदेश जो 2013 और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940,
ये दोनों जो एक्ट हैं, इन दोनों एक्ट से इसको पावर मिलती है, इसको अथॉरिटीज मिलती है ऐसे आदेश जारी करने की और जो भी इसके काम है उन कामों को करने की, दोनों एक्ट से। तो ध्यान रखेंगे एनपीपीए के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हाईली पॉसिबिलिटीज हैं कि इन दोनों एक्ट का जिक्र करा जाए। तो आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि दोनों से ये इसको जो पावर है, जो अथॉरिटीज हैं वो इसको मिलती हैं अपनी चीजों को फंक्शन करने के लिए। आगे अगर हम बात करेंगे एनपीपीए के कुछ और कामों के बारे में, तो एनपीपीए दवाइयों की जो कीमतें होती हैं, जैसा अभी एनपीपीए के द्वारा करा गया है, उनकी जानकारी, सार्वजनिक शिकायतें, ये सारी चीजें दर्ज करता है। इनके लिए फार्मा सही दाम और फार्मा जन समाधान, ये जो प्लेटफॉर्म है, इन प्लेटफॉर्म का भी मैनेजमेंट करा जाता है। यानी कि वही दवाइयों के रेगुलेशन से संबंधित जो चीजें करी जाती हैं वो एनपीपीए के माध्यम से चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये था बेसिकली हमारा ये जो आर्टिकल था, क्या थी न्यूज, और इस न्यूज के जो बैकग्राउंड में चीजें हैं वो बैकग्राउंड में चीजों को हम जानने की कोशिश करते हैं और वही हमने जानने की यहाँ पे कोशिश करी है। ठीक है, अब हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारी जो डिस्कशन होती है उस डिस्कशन के एंडिंग में एक क्वेश्चन हम जरूर रखते हैं, और क्वेश्चन में आप लोग जानते हैं ये हमारा पीवाईक्यू होता है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और जैसा आप लोगों की ही ये डिमांड थी कि भाई जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कराई जानी चाहिए, लेकिन ये कंडीशन है कि आज आप इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद देंगे, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन काफी ज्यादा जरूरी है। ये देखो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस अगर हम लोग करते हैं तो उससे एक ये फायदा होता है कि आपको धीरे धीरे जो हम डिस्कशन करते हैं ना, तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ सच में हमारी जो डिस्कशन है वो सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही, सही तरीके से हम चीजों को पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। या फिर आपको डायरेक्टली ये भी देखने को मिलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछने का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड कैसा रहता है, ताकि आपको ये डायरेक्शंस मिल सके कि आप अपनी प्रिपरेशन को किस डायरेक्शन में ले जाने वाले हैं। अब अगर मैं इसके बारे में बात करूं आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो बेसिकली लास्ट डे की हमारी जो 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको डिस्कशन करा था राइट टू प्राइवेसी के बारे में हमने बात करी थी। राइट टू प्राइवेसी, और यानी कि राइट टू प्राइवेसी से संबंधित बात करें तो मैंने इसके एक जो जज थे के.एस. पुट्टास्वामी जी, के.एस. पुट्टास्वामी केस में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर दिया गया था कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो राइट टू प्राइवेसी किस तरह से राइट टू लाइफ का अहम हिस्सा है, यानी कि जीवन जीने का जो अधिकार है, इस जीवन जीने के अधिकार का ही हिस्सा है हमारा, और एक मूल अधिकार है। मूल अधिकार का अभिन्न जो हमारा भाग है ये माना जाता है हमारा राइट टू प्राइवेसी। तो इस तरह से मैंने आपको डिटेल में इस पूरे जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल को मैंने 2-3 दिन पहले ही आपको बताया था। अब आगे अगर हम बात करें तो मैंने आपको इससे संबंध में और ज्यादा बैकग्राउंड के बारे में बात करूं तो मैंने आपको ये भी चीज बताई थी कि किस तरह से ए.के. गोपालन केस, ठीक है, ए.के. गोपालन केस, और उसके बाद हम बात करेंगे मेनका गांधी केस, इन दोनों केसेस में राइट टू लाइफ की जो डेफिनेशन है, राइट टू लाइफ की डेफिनेशन में किस तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली चीजें आती हैं, हमें किस तरह से जो चेंजेस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी थी। तो उसी से संबंधित अब अगर देखिए मैं यहां पर इस चीज को वैलिडेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं किसी आर्टिकल या फिर एडिटोरियल को आपको समझा रहा हूं तो इन एग्जैक्ट वे उसका कोई ना कोई रिलीवेंस है, उसका कोई ना कोई मतलब है, क्वेश्चन बन सकता है या फिर उससे क्वेश्चन बन चुका है, तो वो डायरेक्शन पकड़ने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो अगर उसी डायरेक्शन में अगर आप हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि अगर मैंने आपको समझाया था यहाँ पे जो राइट टू प्राइवेसी समझाया था, मैंने आपको के.एस. पुट्टास्वामी वाला जो केस है वो पूरा वाद मैंने आपको समझाया था, इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि क्वेश्चन पूछा है इतना काफी नहीं है, क्वेश्चन पूछा है दो बार, वो क्वेश्चन पूछा है 2 बार। कब? तो यूपीएससी सीएससी एग्जाम 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और 21 में भी यहां से जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है हमारा। सिंपल क्वेश्चन में अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे कि यहां पर आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 29। अब यार इसका आंसर जो है वो तो मैंने आपको पहले ही यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में बता दिया था कि आर्टिकल 21 के तहत जो राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता का जो अधिकार है वो हमारे जीवन का जो अधिकार है उसके तहत ही आता है, उसी का हमारा पार्ट हो जाता है राइट टू प्राइवेसी। इसका आंसर तो मैंने बता दिया, लेकिन अब कमेंट में आपके लिए होमवर्क क्या है? कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि आर्टिकल 15 आप डालेंगे पहले ऐसे करके, आर्टिकल 15 ये किस चीज से संबंधित है, उसके बाद मुझे बताएंगे आर्टिकल 21 किस चीज से संबंधित है, उसके बाद आप मुझे बताएंगे आर्टिकल 29 किस चीज से संबंधित है। क्यों? क्योंकि ये तीनों आर्टिकल काफी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, कल को क्वेश्चन इनसे भी बन सकता है, इंपॉर्टेंट है सारे आर्टिकल। तो इन तीनों को आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है? ये आपके लिए होमवर्क है, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो ये था हमारा आज का पूरा डिस्कशन। आई होप जो आपको डिस्कशन है वो काफी पसंद आया होगा। मैंने कोशिश करी आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की जो भी न्यूज थी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे एक बैच के बारे में। अनअकैडमी का जो आगाज बैच है, फाउंडेशन बैच है, इंग्लिश में होने वाला है। अगर आप लोग यूपीएससी सीएससी एग्जाम 2027 में अपीयर होने वाले हैं तो
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको बेसिकली जो एनसीईआरटीज हैं उन एनसीईआरटीज की सारी क्लासेस मिलेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट इसी में मिल जाएंगी। प्रीलिम्स मेंस के लिए जो प्रिपरेशन है वो आपको इसमें कराई जाएगी। कंप्लीट सीसेट की क्लासेस भी आपको इसमें मिलेंगी। कंप्लीट जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है वो भी मिलेगा। और ये जो बैच है ऑलरेडी अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही बात करें तो 27 अक्टूबर से ही ये बैच जो है शुरू हुआ है। अनअकैडमी के जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे दोस्तों। स्पेशल फोकस मिलेगा इसमें आंसर राइटिंग पे, ठीक है। और एनसीईआरटी, प्रीलिम्स, मेंस, टेस्ट सीरीज वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। द बेस्ट थिंग अबाउट अनअकैडमी एज आई से ऑलवेज कि अगर आप एक बैच परचेज करते हैं, एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है सारे के सारे कोर्सेज का, सारे के सारे बैचेस का। मुख्य चीज इसमें यह है कि अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं तो आपको इसमें ये कोड लगाना होगा एंड द कोड इज शुभ50। जब आप ये परचेज करते समय जब ये कोड आप लगाएंगे तो आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट है उस मैक्सिमम डिस्काउंट को आप लोग अवेल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थी आपके लिए इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण सूचना। आई होप सारी चीजें आपको अच्छी लगी होंगी। जो भी थोड़ा बहुत मैंने आपको समझाया वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब अगर आपका कोई भी कैसा भी डाउट है, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो कमेंट में आप उस डाउट को ड्रॉप कर सकते हैं। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं, सारी चीजों को देखता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो डाउट्स हैं आपके उनको सॉल्व करने की कोशिश करी जा सके। तो आप अपना आराम से दिवाली सेलिब्रेट कीजिए, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करते रहिए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट। तो दोस्तों अगर अभी की न्यूज के बारे में हम बात करें तो देख लेते हैं क्या है न्यूज।